देखिए अभी मैं आपको कक्षा 12 के इतिहास का महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव को बताएंगे और यह ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी जो एग्जाम होगा उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास कीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न इसमें, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा? तुजुक ए बाबरी लिखा है बाबर ने। किसने लिखा है? बाबर ने। वही है तुजुक ए बाबरी जिसमें कि बाबर की एक तरह से आत्मकथा का वर्णन है। तुजुक ए बाबरी को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। फिर आगे प्रश्न है, गोपुरम का संबंध किससे है? कुछ लोग यह सोचने लगते हैं गोपुरम का संबंध गाय से। नहीं, गौ का मतलब गाय होता है, मानते हैं, लेकिन गोपुरम जब आप जाइएगा ना, वो एक क्षेत्र का नाम है गोपुरम। वो क्षेत्र में जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको मंदिर ही नजर आएगा, बहुत सारे मंदिर है। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे ना गोपुरम का संबंध किससे है, तो कहिएगा मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। वहां पर जो एक तरह से मेन गेट है, वहां पर देखिएगा लिखा हुआ है गौपुरम। तो यदि आपसे कोई पूछे गोपुरम का संबंध किससे है, तो कहिएगा मंदिर से है। फिर आगे प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में किया था। फिर आगे प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हम्पी में देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर स्मारक सब बना हुआ है ना, कि मंदिर सब बना हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो कहिएगा विजयनगर साम्राज्य से। यह दक्षिणी भारत में है। फिर आगे प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? सबसे पहले जो विदेशी आए थे विजयनगर की यात्रा पर, उनका नाम था निकोलो कोंटी। क्या था? निकोलो कोंटी या निकोली कोंटी, यहाँ निकोलो कोंटी। फिर आगे प्रश्न है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? पता है, विश्व पुरातत्व स्थल में घोषित करने का मतलब विश्व स्तर पर उस क्षेत्र का मान्यता हो जाना, उस क्षेत्र को मान्यता दे देना। ऐसा क्षेत्र जो विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है, समझ लीजिएगा कि वह विश्व लेवल पर फेमस है, यह प्रसिद्ध है। तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? यदि यह पूछा जाए कहेगा 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी में। फिर आगे है, तालीकोटा अथवा राक्षसी तंगरी का युद्ध कब हुआ? यह हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा के युद्ध को ही कहा जाता है राक्षसी तंगरी। इसका युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। फिर आगे प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? यह है रायसेन जिले में। वही सांची जिससे कि पैसे, नोट वाला पैसा दिखेगा उसमें दिखाएगा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिलों में, रायसेन जिलों में। फिर आगे है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। वही हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। फिर आगे प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की सबसे अच्छी व्यवस्था है, जिसमें कि 12-12 सैनिकों आयंगर व्यवस्था के तहत प्रत्येक गांव में विजयनगर के शासक 12-12 सैनिकों को तैनात किए थे। अर्थात जैसे यहाँ पर कोई गांव है, इसमें भी 12 सैनिक रहेगा, यहाँ पर कोई गांव है, यहाँ पर भी 12 सैनिक रहेगा, वह देख रेख करने के लिए। सोचिए, इस तरह से सभी गांव में 12-12 सैनिक को रख दे, हमें तो लगता है 3-3, 4-4 सैनिक भी अभी रखेगा ना आप लोगों के गांव में, हम लोगों के गांव में, तो झगड़ा बहुत कम होगा। तो यहाँ प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है, कहिएगा विजयनगर साम्राज्य से। किससे है? विजयनगर साम्राज्य से है। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। फिर आगे प्रश्न है, राय पता ना कास्ट का एक तरह टाइटल है या नाम के पीछे जो लगता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सिंह, किसी का नाम है
और कुछ इस तरह से नाम में जो आखिरी में लगता है उसी तरह से वे अपने आप को कहते थे राय, जैसे कृष्णदेव राय। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ये है चिश्ती सिलसिले से। किसे? चिश्ती सिलसिले से। यदि आपसे पूछे कि निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती सिलसिले से। हो सकता है आप सोच रहे होंगे चिश्ती सिलसिला क्या है। पता है, जैसे हिंदू लोग चला रहे थे भक्ति आंदोलन, उसी तरह से मुस्लिम लोगों में भी कई सारे लोग चला रहे थे चिश्ती सिलसिला या सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में एक संत थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किया था, जिसके तहत कि आदमी को समझाने के लिए कोई लिख करके गा बजा करके समझाते थे, सिखाते थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्नो, पीपा, इनमें से सभी। वही रामानंद जिन्होंने कि भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में लाने का प्रयास किए थे। इनके शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्नो, पीपा, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। वही अजमेर जो राजस्थान में है। यदि कोई पूछे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, कहेगा अजमेर में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी, जिसे अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? कबीर जो कि भक्ति आंदोलन के एक संत थे, इनका जो उपदेश है वह लिखा गया है बीजक में। किसमें? बीजक में। यदि आपसे कोई पूछे बीजक में किसका उपदेश है, कहिएगा कबीर दास का। फिर आगे प्रश्न है कबीर अरबी भाषा का शब्द है? यह बात सही है कि कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है। फिर है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। फिर आगे प्रश्न है कबीर शिष्य थे किनके? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कबीर शिष्य थे रामानंद स्वामी के या रामानंद के। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।